हेलो फ्रेंड, आज से हम एक नई क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लुसेंट में हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे ना। जो पहला टॉपिक होगा भारत का इतिहास। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। मतलब समझते हैं, एक भारत का हम मैप बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ये भारत का मैप है, उतना तो अच्छा नहीं है। इसमें उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है ना। उत्तर में क्या है, हिमालय है। दक्षिण में क्या है, समुद्र है। इधर हो गया आपका अरब सागर और इधर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है ना। मतलब उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का समूह। इधर उत्तर पश्चिम भारत है ना, राजस्थान हो गया, फिर इधर पाकिस्तान हो गया ना। तो उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का समूह क्या है, भरत, जो एक प्राचीन कबीले था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मतलब भारत का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन भारतीय जो है ना, अपने इस द्वीप को जम्बू द्वीप यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन जब ईरानी आए तो इस नदी को, मतलब इस एरिया में सिंधु नदी है, इसीलिए इस देश को सिंधु नदी के नाम से जानते थे। पर सिंधु नहीं कहते थे और हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, और ये जो हिंदू नाम है फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। और यूनानी इसे इंदे के और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी जो थे ना, इसे इंदे कहते थे, अरब इसे हिंद। और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। मतलब हिंदुस्तान जो है ना, एक फारसी शब्द हिंदू था, उसी से हिंदुस्तान बना है। और यूनानी भाषा के इंदे, और यूनानी भाषा में एक इंदे है, उसी के आधार पर अंग्रेज लोग इसे इंडिया कहने लगे। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है ना। मतलब विंध्याचल की पर्वत यहीं पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो एरिया है ना, ये यहाँ पर विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है जो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाओं बोलने वाले की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं बोलने वालों का क्या है, बहुमत है। अब नोट पढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार के: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशियाड, निग्रोयाड और मंगोलियाड। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भारत है। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस को है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो क्रिस्टोफ सेलिरियस ने बांटा था। अब पढ़ते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का वितरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपूर्व मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है, नित्य और अपूर्व ना। और वेद क्या चीज़ का उपदेश देता था, वसुधैव कुटुम्बकम का, जिसके संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद कितने हैं, तो 4 है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और 4 वेदों को क्या कहते हैं, तो संहिता कहते हैं। और 3 वेद को क्या कहेंगे, त्रय कहेंगे ना। अब भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपूर्व मानती है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद कहते हैं ना। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति न एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री है। मतलब ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब विश्वामित्र द्वारा रचित, यानी ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र किसने मंडल में है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और देवता सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में। पूछेगा 9वें मंडल में क्या है, तो देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और 8वें मंडल में क्या है,
हस्तलिखित ऋचाओं को खील। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र और नासदीय सूक्त यानी ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान और सूर्य सूक्त यानी आदि सम्मिलित हैं। मतलब बात करते हैं तो ऋग्वेद में न ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल, इसमें 4 सूक्त है। नदी स्तुति सूक्त, न पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में वो प्रयुक्त अधन्य यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता का सब गाय से, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो गाय। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है परंतु आत्मा का नहीं। मतलब ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं। अब ईसा पूर्व और ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले को हम BC कहते हैं। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुआ था ना। यानी ईसा मसीह के ना जन्म के 563 ईसा पूर्व ना महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, जिसके संक्षेप में ईसवी लिखते हैं ना, यानी उसके बाद वाला को हम ईसवी लिखते हैं। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है। AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। मतलब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो विसेंट आर्थर स्मिथ। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। मतलब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है, तो सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। मतलब इसमें लिखा है कि भारतीय इतिहासों का सरोकार क्या है, तो शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद। वामन अवतार क्या है उसको समझते हैं। 52 अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार 52 अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। 52 भगवान को ना दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी 52 भगवान को दक्षिण भारत में क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, तो उपेंद्र के नाम से। इनके पिताजी का नाम क्या था, कश्यप ऋषि। माता जी का नाम अदिति थे। याद रखना है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अरधि कहते हैं। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं, अरधि। अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं, अरधि ना। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है, तो यज्ञ के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें क्या चीज़, बलिदान विधि का भी वर्णन। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। मतलब यजुर्वेद ऐसा वेद है जो क्या है, तो गद और पद दोनों में है। अब है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। साम का शाब्दिक अर्थ गान। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन
इसके पाठककर्ता को उदात्तरी कहते हैं। सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उदात्तरी कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब सामवेद का संकलन क्या चीज़ पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? तो ऋग्वेद। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिया गया। मतलब सामवेद में कितने सूक्त है? तो 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामवेद को क्या कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। मतलब जो बीच वाला दोनों वेद है, चारों वेद में बीच वाला वेद कौन है? तो यजुर्वेद और सामवेद। इसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अब है अर्थवेद। अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। मतलब अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र और 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अर्थवेद का जो कुछ मंत्र है ना, ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। ये पूछता है औषधि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि औषधि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अर्थवेद में। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। मतलब हम लोग जैसे जो मानव होते हैं, जिनमें मतलब हम लोग के जो विचार होते हैं या अंधविश्वास होते हैं, इस सब का वर्णन किस में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया, ये सब किस में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित्र, मातृभूमि महत्तम आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। हम बताए थे ना, वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, औषधि हो गया, इस सब का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहाँ कहा गया है? तो अर्थवेद में। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा ना चित्रण मिलता है। मतलब कुरु जो है ना, कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अर्थवेद में सभा और समिति को क्या कहा गया था? प्रजापति की 2 पुत्रियां। वेदों की भी कई शाखाएं। वेद की मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सभा और समिति को प्रजापति की क्या 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो अर्थवेद में। वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं ना। मतलब वेदों की भी कई शाखा। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। मतलब ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा साकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मतलब यजुर्वेद को कितने भाग में? तो 2 भाग में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। माध्यन्तिन कानव शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की शाखा है। मतलब माध्यन्ति और कानव जो है ना, शुक्ल यजुर्वेद और वाजसनेय संहिता की शाखा। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा काठल, कनिष्ठल, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा कौन है? तो काठल, कनिष्ठल, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय, कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय या तत्कार, तलबकार सामवेद की शाखा है। ये पूछता है कि कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय और तलबकार किसकी शाखा? जैमिनी। तो सामवेद की इंपॉर्टेंट है। कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय और तलबकार किसकी शाखा है? तो सामवेद की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि अर्थवेद की शाखा कौन है? तो शौनक और पैंपलाद। पूछेगा शौनक और पैंपलाद किसकी शाखा है? तो अर्थवेद की शाखा है। साकल शाखा ऋग्वेद की शाखा है ना। यजुर्वेद को कितने भाग में बांटते हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थवेद। याद रखना है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। मतलब संहिता, चारों वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ये लाइन जो है ना इंपॉर्टेंट है। चारों वेद को संहिता कहते हैं और उसके बाद संहिता के बाद ना ब्राह्मणों, आरण्यक और उपनिषद का स्थान है। ये सीरियल पूछता है कि उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता मतलब प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिता मतलब क्या होता है? वेद, जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे ऋग्वेद
ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐतरेय और कौशितकी। इसको याद करना, एक ए से ऐतरेय और कौ से कौशितकी। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश और अर्थवेद का गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें प्रशिक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ से हमको क्या मालूम चलता है? तो प्रशिक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में जो क्या है? तो ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, केके, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण जो है ना, उसमें कथी है? तो गंधार, शल्य, कैके, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ये पूछता है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं का नाम है। शतपथ में गंधार, शल्य, कैके, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब नेक्स्ट उपनिषद की संख्या 108 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। यानी 13 को मूलभूत 108 में जो है ना 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था? शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रमों का उल्लेख किस में है? जाबलोपनिषद में। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? तो मनु स्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनु स्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति क्या चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त करता है? तो गुप्त युग के बारे में। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। मतलब वेदांग कितने हैं? तो 6। ये पूछता है। इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष है। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र। ये पूछता है शिक्षा क्या करता है? तो शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प कर्मकांडीय विधि। कल्प क्या करता है? कर्मकांडीय विधि। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। शब्द क्या करता है? तो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प कर्मकांडीय विधि। और चौथा है व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें याद करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपस्थम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेख है। प्रमुख सूत्रकारों में कौन कौन है? तो गौतम, बौधायन, अपस्थम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। यानी सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन माना जाता है? तो गौतम धर्मसूत्र। पुराण पढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराण में। ये लाइन ही पूछता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराण में। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उगरश्वा माने जाते हैं। इनके रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और इनके पुत्र उगरश्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितनी है? तो 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अर्थात पुराण की संख्या 8 है, जिनमें से 5 को ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण क्या चीज़ से? तो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, मतलब मत्स्य मतलब मछली,
आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है? तो मछली। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त, वायु गुप्त होता है इसीलिए वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। पुराणों में सबसे पुराणों में सब मत्स्य पुराण जो है ना सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, अधिकतर जो मैक्सिमम पुराण जो है ना सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां तथा शूद्र जो थे ना जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ करते थे? तो मंदिरों में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषद की रचना किससे पहले? तब उपनिषद की जो रचना है ना पुराणों से भी पहले हुई है। बौद्ध जन्य एवं अन्य साहित्य, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में क्या चीज़ वर्णित है? बुद्ध मतलब पूछता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। मतलब हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है। ये दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जातक का संबंध बुद्ध से है, मतलब गौतम बुद्ध से, और आगम का संबंध जैन साहित्य से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। मतलब चाणक्य को ना बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। मतलब अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये अर्थशास्त्र में क्या चीज़ की जानकारी होती है? तो मौर्य काल की, मतलब गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मौर्य काल था ना उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? तो शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? तो शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। ये लाइन ही पूछता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया? तो कलहन ने। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। इसमें कितने सर्ग है? 8 सर्ग है, जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें प्रारंभ से लेकर, मतलब राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ये भी पूछता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में किससे मालूम चलता है? तो राजतरंगिणी से। इसमें कितने सर्ग है? 8 सर्ग है, जिसे कथी का संज्ञा दिया गया था? तो तरंगों की संज्ञा दिया गया। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। मतलब अरबों की सिंध विजय, मतलब अरब जो थे ना वो सिंध पर आक्रमण किए थे, तो उनके विजय का वर्णन कहाँ मिलता था? चचनामा में। और चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। चलो अब तीसरा नंबर पेज को हम पढ़ाई करते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? था पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है ना संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अष्टाध्यायी में पहली बार क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है? लिपि शब्द का। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मतलब गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। पतंजलि क्या चीज़ के पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मतलब पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहता था।
और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग अति पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है और इसी से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ए में है यूनानी रोमन लेखक, मतलब यूनानी रोमन लेखक कौन कौन उनके बारे में दिया गया। टेसियस ईरान का राजवैद था। टेसियस कहाँ का राजवैद था? ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी भारत के संबंध में इसका जो विवरण था ना, आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। हिस्टोरिका में ना भारत फारस के संबंध के बारे में इसका वर्णन है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। 3. सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रेटस तथा अरिस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। मेगास्थनीज इसके राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। यह पूछता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस के राजदूत था, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में है। डाइमेकस बिंदुसार, डायनोसियस अशोक के दरबार में आता है ना। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, जो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। इसका विवरण ही मौर्य युगीन से संबंधित है। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस जो है ना, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में, डायनोसियस के दरबार में था अशोक, और बिंदुसार के दरबार में था डाइमेकस। अब है टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी जो है ना, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? द प्लिनी। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी। 9 में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी ये नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के 5 बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। चीनी फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान जो है ना, फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। पूछता है कि फाहियान ने भारत के किस राज्य के बारे में वर्णन किया है? तो मध्य प्रदेश। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन 518 ईस्वी में भारत है। संयुगन कहिया भारत आता है? तो 518 में। संयुगन कहिया भारत आता है? 518 में। और पूछेगा फाहियान भारत में कितना दिन रहा? तो 14 वर्ष तक। संयुगन अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब हिंसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि हिंसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। हिंसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। मतलब भारत में भी 15 वर्ष तक रहा था। फाहियान 14 वर्ष तक रहा था और ये 15 वर्ष तक, और 645 में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। मतलब हिंसोंग का भ्रमण वृत्तांत जो है ना, क्या चीज़ से, कौन सा नाम से जाना जाता है? CU की। बड़ी इंपॉर्टेंट है। CU की किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र। हिंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया है। हिंसोंग जो है ना, बुद्ध की प्रतिमा का तो पूजा करवे किया और शिव और सूर्य की भी
की प्रतिमा का भी पूजा किया। नोट, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए। अब इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग कहिए भारत आता है? तो 7वीं शताब्दी के अंत में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इत्सिंग जो है ना, अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरब लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत है। अल-बरूनी के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, याद रखना है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खिज आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबों में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद अथवा तहकीक-ए-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए प्रसिद्ध है। यानी सीधा पूछता है कि किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, या इसका हिंदी में नाम है भारत की खोज, ये भी पूछ देता है। भारत की खोज का लेखक कौन है? अल-बरूनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? गजनवी के साथ आया। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब है इब्न बतूता। इब्न बतूता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है उसका यथांत्र विवृतांत, जिसे रेहला कहते हैं। मतलब 100 बार पूछा गया होगा कि रेहला के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। ये कहिए आया था? ये भी पूछता है 14वीं शताब्दी में। इब्न बतूता भारत कहीं आया था? 14वीं शताब्दी में। भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ये भी पूछता है कि इब्न बतूता भारत कहीं आया था? 1333 में। और ये किसके दरबार में पहुंचा था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। जब ये पहुंचा तो इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब है अरब लेखक तारानाथ। यह एक तिब्बती तारानाथ कहाँ के लेखक था? तिब्बती लेखक। इसने कंगीर तथा तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, मतलब इनसे ना भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। इनसे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्को पोलो भारत मतलब पांडे देश की यात्रा कब किया था? 13वीं शताब्दी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मार्को पोलो मतलब पांडे देश की यात्रा कब किया था? 13वीं शताब्दी। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसको कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर A.H. लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्लेच, जेम्स वंगेस और वाल्टर इलियस ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, पुरुलू, घंटासला और अमरावती आदि स्थानों की खुदाई की। 1400, ये लाइन ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर ये 1400 ईसा पूर्व ईस्वी का अभिलेख बोगाज-कोई पूछता है कि बोगाज-कोई कहिया कितने ईसा पूर्व का अभिलेख है? 1400 ईसा पूर्व से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। यानी बोगाज-कोई से वैदिक देवता किसका नाम मिलता है? मित्र, वरुण, इंद्र, नातस्य का नाम मिलता है। भागवत पुराण में यानी मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रथम प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यानी मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो यमन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसने किया था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो सहगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सहगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सहगौरा अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। मतलब इस अभिलेख में न संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सबसे पहले भारत पर होने वाले
ना सर। हून आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख ना, यानी हून आक्रमण की जानकारी याद रखना है, हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। मतलब भीतर भी यानी बोरा के भीतर में क्या रहता है? घून, तो उसको हून पढ़िए। तो हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है ना। इसके शासक कौन है? तो भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किससे मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज से गर्तावास का साक्ष्य मिला है ना। यानी बुर्ज कहाँ है? तो ये कश्मीर में है, नवपाषाणिक पुरास्थल है, जिससे गर्तावास यानी गड्ढा घर, ये भी इम्पोर्टेंट है, गर्तावास का मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को कहाँ दफनाया गया है? तो गर्तावास, बुर्ज होम के गर्तावास में ना। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को कहाँ दफनाया गया? तो बुर्ज होम के गर्तावास। पुरातत्व पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वह प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के को कौन सा सिक्का कहते हैं? तो आहत सिक्का कहते हैं। इसी को साहित्य में कसारपन कहते हैं। मतलब आहत सिक्कों को साहित्य में कसारपन कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? था यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? था यवन शासकों ने किया। हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित, ये पूरा बॉक्स जो है ना इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कौन है? तो कलिंग राज खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख के शासक रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन है? तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख के गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख के गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख के समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख के समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख के स्कंदगुप्त। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख के बंगाल शासक विजय सेन। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हैं मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हैं मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने, यानी पूछता है सीधा बात कि बीना कौन बजाता था? तो समुद्रगुप्त ना। समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी था, क्या चीज़ बजाता था? बीना। अर्कमेडू कहाँ है? तो पुदुचेरी के निकट। अर्कमेडू कहाँ है? पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त। अर्कमेडू से क्या चीज़ प्राप्त है? तो रोमन के सिक्के प्राप्त हुए, जो कहाँ है? पुदुचेरी के निकट। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज, जावा यवद्वीप से प्राप्त हुआ। यानी यहाँ से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जावा का प्राचीन नाम क्या है? तो यवद्वीप। जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप है। कंबोडिया का कम्बोज है। मलाया का स्वर्णद्वीप है। जावा का यवद्वीप, कंबोडिया का कम्बोज और मलाया का स्वर्णद्वीप। मलाया का स्वर्ण और म्यांमार का स्वर्ण भूमि। अब थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं।